बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इवन आप ये कह सकते हो कि आपकी हिंदी की जो तीसरी वाली किताब है, कौन सी सर? अभिव्यक्ति और माध्यम की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी वो किताब है जिसको नॉर्मली बच्चे अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं और इसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जबकि आपके बोर्ड के एग्जाम में अभिव्यक्ति और माध्यम से टोटल जो है वो 20 से लेके 22 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 20 से 22 के। ठीक है, और इसी में आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एमसीक्यू का। ठीक है बच्चों, तो आज की इस एक ही वीडियो के अंदर आपकी अभिव्यक्ति माध्यम के हर एक चैप्टर के पूरी की पूरी किताब के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये एमसीक्यू अभी आपका जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2024 का, इसमें डेफिनेटली बच्चों आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि सारे के सारे एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपका कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन, डाउट है तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप जाके मैसेज कर सकते हो हमसे, कोई भी डाउट होता है तो। और हमारे नोट्स, पीडीएफ और अपडेट को पाने के लिए इंपॉर्टेंट, इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं जेएसके 12th क्लास, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चैनल पे आप पहली बार आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमसे जुड़ने के लिए, और कर रखा है तो मेक श्योर बच्चों कि आपने जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑल पे सेट किया हो, क्योंकि जब आप इसे सेट नहीं करोगे तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी हमारी वीडियो की, है ना। चलिए, तो क्या आप तैयार हो आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं। बट इससे पहले कि हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की शुरुआत कर लें, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट भी है और इस वीडियो का एक रूल भी है। वो ये कि इस वीडियो में टोटल हम 35 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले अपने मन ही मन जरूर गेस करना कि मेरे हिसाब से ये हो सकता है, मेरे हिसाब से ये हो सकता है, या फिर लाइव सेशन में आंसर देना। ठीक है, और जब ये वीडियो एंड होगी तो सारे बच्चे ईमानदारी से, कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है, ईमानदारी से बताएंगे कि 35 में से आपने कितने मार्क्स के सही आंसर दिए थे, ताकि मैं भी तो देखूं कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है पेपर की। ओके, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जेके हिक्की ने भारत का पहला जो समाचार पत्र था ये कहां से प्रकाशित किया था और ये कौन सा था? ठीक है, यानी कि जो जेम्स हिक्की थे, इन्होंने भारत का जो सबसे पहला समाचार पत्र था ये कहां से प्रकाशित किया था और ये था कौन सा? ठीक है, तो इतना तो हमें पता है बच्चों कि समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो बेसिकली उन्होंने प्रसारित किया कहां से था, तो पश्चिम बंगाल से या कोलकाता से? तो कहां से किया था भाई? ये किया था उन्होंने पश्चिम बंगाल, कोलकाता से। ओके, तो आपका ऑप्शन गा वाला राइट हो जाएगा। आप आंसर में सी भी लिख सकते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन, जब हम बात करते हैं कि इंटरनेट पर जो भी समाचार पत्र होते हैं इनका जब प्रकाशन किया जाता है या फिर जो खबरें होती है, न्यूज होती है, जब इसका आदान प्रदान किया जाता है तो हम इसे इंटरनेट पत्रकारिता बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब आपको यह बताना है इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा नाम क्या है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या नाम था? सोचो, क्या नाम था उसका? वेब पत्रकारिता। ठीक है, ऑप्शन क्या वाला आपका राइट है। थर्ड क्वेश्चन, जब भी हम ये बात करते हैं कि समाचारों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना होती है, यानी कि जो क्लाइमेक्स है, जो कंक्लूजन है, वो सबसे ऊपर रखा जाता है और फिर उसके बाद में घटते हुए क्रम में जो कम महत्व की बातें हैं वो लिखी जाती हैं। तो इस शैली को क्या बोलते हैं बच्चों? सीधा पिरामिड शैली, उल्टा शैली, या फिर इन्वर्टेड पिरामिड शैली, या फिर कथात्मक शैली। अब बच्चे तो कंफ्यूज, सर जी उल्टा शैली नाम का तो कुछ है नहीं, लेकिन उल्टा पिरामिड शैली जरूर है, लेकिन क्वेश्चन में तो ऑप्शन ही नहीं है। यही तो यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि उल्टा पिरामिड शैली को ही हम इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल भी बोलते हैं। ठीक है, देखा आया ना ट्विस्ट। और अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल क्या है 3 नंबर में, तो आप बताओगे ना क्या होता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का जो विकास था ये कब हुआ था? यानी कि आपको सिंपल सा बताना है उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ था। तो आप सभी को पता होगा जब अमेरिका में गृहयुद्ध चल रहा था, कब? 19th सेंचुरी में, तब ऐसा हुआ था। ठीक है, तो कहां पे हुआ था, यानी कि कब हुआ था? तो अमेरिका में गृहयुद्ध के दौरान हुआ था। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5, उल्टा पिरामिड शैली के क्रम में शामिल है। तो उल्टा पिरामिड शैली का जो क्रम है इसमें कौन सा शामिल है? तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो इंट्रो है वो दिया जाता है, फिर बॉडी होती है, फिर उसका समापन होता है। तो
तो इंट्रो में ही सबसे बहुत जरूरी बात होती है यानी कि मुखड़ा में, फिर बॉडी में उससे कम जरूरी बात और समापन में उससे कम जरूरी बात, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग वाला राइट। आप भी आंसर करते चलना बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आ गया जो मैं अभी आपको बता रहा था कि उल्टा पिरामिड शैली के क्रम में शामिल नहीं है। तो क्रम देखिए, सबसे पहले बात आती है मुखड़े की यानी कि इंट्रो की। तो इंट्रो में होता है आपका क्लाइमेक्स, कंक्लूजन, आपकी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल ठीक। बॉडी में कुछ कम महत्वपूर्ण बात होती है और समापन में सबसे कम महत्वपूर्ण बात होती है। लेकिन ये कहना कि जो क्लाइमेक्स है वो समापन में होता है, ये गलत है, क्योंकि क्लाइमेक्स कहाँ छुपा हुआ होता है? मुखड़े में छुपा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि इंट्रो में। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहां पे ध्यान से देखो, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का जो पहला दौर है ये कब शुरू हुआ था? अभी तो कौन सा चल रहा है? अभी तो सेकंड वाला चल रहा है, जो कि कब से शुरू हुआ था? 2003 से। लेकिन हमें क्या बताना है? पहले दौर की बात बतानी है जो कि कब शुरू हुई थी। तो पहला दौर कब शुरू हुआ था भाई? ये हुआ था 1993 में। तो ऑप्शन आपका जो खा वाला है ये राइट है बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है और ये कब शुरू हुआ था? तो अभी मैंने आपको बता दिया कौन सा दौर चल रहा है, दूसरा चल रहा है। ठीक है, लेकिन शुरू कब हुआ था? 2003 में। तो घा वाला आपका राइट है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको एक ही साथ 4 से 5 बातें पता चलेंगी। तो आप ये कह सकते हो कि 35 नहीं बल्कि हम 50 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 35 नहीं 50 प्लस, क्योंकि कई क्वेश्चन में आपको बहुत सारी बातें एक ही बार में पता चलेंगी। ओके, तो क्वेश्चन 9 में दिया गया है कि हमें कुछ कथनों पे विचार करना है। तो पहला कथन क्या है बच्चों? कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में जो मुद्रित यानी कि प्रिंट माध्यम है ये सबसे पुराना माध्यम है। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, इसके अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं, यानी कि मुद्रित माध्यम में समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं। ठीक है, मुद्रण का जो प्रारंभ हुआ था वो कहां से हुआ था? चाइना से। उसके बाद फिर कहाँ सबसे पहला छापा खाना कहाँ खोला गया था पूरे वर्ल्ड में? तो जर्मनी में। किसने खोला था? गुटेनबर्ग में। फिर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहला छापा खाना कब खोला गया था? 1556 में। और कहाँ पे? गोवा में। और किसने? ईसाई मिशनरियों ने। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बहुत सारी बातें पता चल गई ना। कौन कौन सी सजी एक बार रिवाइज करा दो। देखो, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में जो मुद्रित प्रिंट माध्यम है ये सबसे पुराना है। ठीक है, मुद्रण का प्रारंभ चाइना में हुआ था। सबसे पहला छापाखाना वर्ल्ड लेवल पे जो था वो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने खोला था। भारत ने सन 1556 में गोवा में सबसे पहला छापाखाना खोला था बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से हुआ। तो चारों की चारों बातें आपकी सही हैं। तो क्या बोलेंगे? जो आपका गा वाला ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये राइट है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। यहां पे ये है कि जो पत्रकारिता होती है, पत्रकारिता जो होती है इसके विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय होता है? यानी कि किसी भी पत्रकारिता के विकास में कौन सा विकास, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है? क्या पत्रकारिता में ईर्ष्या दिखाई जाएगी? क्या उसमें उत्साह होना चाहिए? उत्साह तो होना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है उसके अंदर जिज्ञासा का भाव होना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11, अखबार की आवाज किसे माना जाता है? तो अखबार की आवाज किसे मानते हैं बच्चों? संपादकीय को। किसको मानते हैं? संपादकीय को। और संपादकीय के जो विचार हैं वो किसी एक व्यक्ति के नहीं, संपादक के होते हैं और उसके सहयोगियों के होते हैं। इसीलिए अखबार में संपादकीय पृष्ठ के नीचे किसी का नाम नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अखबार जो है ये पाठकों को क्या करते हैं? सूचना देते हैं, उन्हें जागरूक बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं, उनका मनोरंजन भी करते हैं। अब ये सभी करने का जो दायित्व है वो किस पे होता है? वो बेसिकली जो पत्रकार है उस पे होता है। तो ऐसे पत्रकार को, ऐसे लेखन को क्या बोलेंगे? जो लेखन एक पत्रकार के द्वारा किया जाता है जिससे सूचना, जागरूकता, शिक्षा, मनोरंजन सब कुछ होता है। फीचर लेखन में ऐसा होता है? नहीं होता। संपादकीय पृष्ठ पे ऐसा होता है? नहीं होता। सृजनात्मक लेखन यानी कि फीचर लेखन नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? घा वाला, पत्रकारीय लेखन बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से संपादन के किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? तो संपादन के कई सारे सिद्धांत हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। सबसे पहला, जो भी आप तथ्य लिख रहे हो वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, उसकी वास्तविकता होनी चाहिए, यानी कि रियलिटी में वो होना भी चाहिए। साथ ही निष्पक्षता होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि आप किसी का पक्ष लेके लिख रहे हो, नहीं, जो एक्चुअल में है बस वही लिखना है। यही संपादन के सिद्धांत हैं 3।
तो क्या बोलेंगे, जो घा वाला ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 14, समाचार पत्र में जो संपादकीय पृष्ठ होता है इसके सामने कौन सा प्रश्न होता है? तो कौन सा प्रश्न होता है समाचार में संपादकीय पृष्ठ के सामने? तो वो होता है बच्चों ऑप एड। ठीक है, का वाला आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बहुत आसान है प्रश्न है बच्चों, बहुत ही आसान है। बताइएगा प्रश्न क्या है, डेडलाइन से क्या तात्पर्य है? तो डेडलाइन से क्या तात्पर्य होता है? जैसे मान लेते हैं आपकी डेडलाइन है, क्या डेडलाइन है कि 19 फरवरी को आपका बोर्ड का एग्जाम है हिंदी का, तो वो आपकी डेडलाइन है कि आपको 19 तारीख तक अपनी तैयारी कर ही लेनी है, क्योंकि उसके बाद इसका कोई मैटर बचेगा नहीं। इसीलिए इसी प्रकार से मान लेते हैं न्यूज़ चैनल्स हैं, तो उसमें अगर बोला गया कि 9 बजे डीएनए आना है, 9 बजे ये आना है, 9 बजे वो आना है, तो 9 बजे ही आएगा, तो वो एक डेडलाइन है उसकी, और उसको 9:30 तक या 10 बजे तक कंप्लीट हो जाना है, तो वो डेडलाइन है उसकी। तो हम क्या बोलेंगे, समाचार माध्यमों के लिए समाचार को कवर करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेडलाइन बोलते हैं। तो समाचार माध्यमों के लिए समाचार को कवर करने की निर्धारित सीमा को हम डेडलाइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें एक परिभाषा दी गई है, हमें ये पहचाना ये परिभाषा है किसकी। तो क्या है, यह अखबार का एक स्थायी स्तंभ होता है जिसके जरिए पाठक यानी कि अखबार को पढ़ने वाले विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय प्रकट करते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार की जो जन समस्याएं हैं इसको भी उठाते हैं। तो ये किस में लिखते हैं बच्चों, ऑप एड, झरोखा, कार्टून कोना, किसी में भी नहीं। तो किस में लिखते हैं, ये संपादक के नाम पत्र, इसमें ये सारी बातों को लिखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आपको यहाँ पे बताना है ऐसे कौन से ककार, यानी कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ और क्यों, कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे कौन से ककार हैं जो कि किसी भी घटना का विवरण, उसकी व्याख्या और विश्लेषण को दर्शाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, विवरण, व्याख्या और विश्लेषण ये बेसिकली क्या कैसे होता है, तो बेसिकली कोई भी चीज क्यों हुई और कैसे हुई। ठीक है, तो ये वो ककार हैं जो कि ये दर्शाते हैं। क्या बोलेंगे, क्यों और कैसे, ये वे ककार हैं जो कि किसी भी घटना का विवरण, उसकी व्याख्या और विश्लेषण देते हैं। क्यों और कब, ये तो छोटा हो गया, कैसे और कहां, ये तो छोटा हो गया, लेकिन क्यों हुआ और कैसे हुआ तो बहुत बड़ा हो गया ना, ये वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे कौन से ककार हैं जो सिर्फ और सिर्फ सूचना और तथ्यों पर आधारित होते हैं? तो सिंपल सी बात है, वो ककार कौन से हैं, क्या, कौन, कब और कहां। तो ये सूचना दे रहे हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और घटित मतलब किसके साथ में हुआ। ठीक है, कौन था बेसिकली, तो ये सूचना और तथ्य को देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो 19 में दिया गया बच्चों कि ये बात किस कवि ने कही थी कि प्ले विद दी वर्ड्स, यानी कि कविता लेखन में सबसे पहले शब्दों से खेलना सीखो, क्योंकि कविता लेखन का सबसे पहला उपकरण ही शब्द होता है, तो पहले उसके साथ खेलना सीखो। तो ये जो बात है ये किसने कही है, ठीक है, तो ये किसने कही थी, एक कवि हैं जिनका नाम है, क्या नाम है उनका, देखो फटाफट से, एच आर्डेन डब्ल्यू ने, WH आर्डेन ने, WH आर्मेन ने, या फिर HW हार्न ने। तो किसने कही थी, सारे बच्चे देखेंगे कौन सा आंसर हो सकता है आपका, सोचो कौन सा होगा आपका। राइट आंसर है खा वाला, WH आर्डेन ने यह बात कही थी कि कविता लेखन में सबसे पहले आपको शब्दों से खेलना आना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद में है कविता लेखन के प्रमुख घटक, यानी कि जो तत्व होते हैं इसमें शामिल नहीं है। तो अब यहाँ पे आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा कि कविता लेखन में जो घटक है इसका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला घटक क्या है कि हमें जो है भाषा की सम्यक जानकारी होनी चाहिए और शब्द विन्यास का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। भाषा एवं विचार की अनुभूति कविता लेखन में अच्छी हो, ठीक है। छंद विषयक बुनियादी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन भविष्य और अतीत का सामंजस्य होना चाहिए, ऐसा कविता लेखन में कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज थी आपकी। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे बेसिकली हमें एक परिभाषा दी गई है, फिर से अब उसे पहचानना है। परिभाषा किसकी है, वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय, इन सभी का एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित रूप होता है। तो ये क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाते हैं छंद। छंद क्या होते हैं, वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय का सुव्यवस्थित और सुसंगठित रूप होते हैं। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ये कविता लेखन के संबंध में ही है। कविता लेखन के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो कविता लेखन के लिए सबसे पहले आपको भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, छंद विषय की जानकारी होनी चाहिए, भाषा एवं विचार की अनुभूति होनी चाहिए, यानी कि घ वाला राइट हो जाएगा।
ओके 23, ओहो अब फिर से आ गया कथन पे विचार करने वाला। चलो देखो, पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जो बिंब हैं और जो छंद हैं ये कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। तो कविता को इंद्रियों से पकड़ने में क्या सहायक होते हैं? छंद और बिंब। बाहरी संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में परिवर्तित होती हैं, बिल्कुल ठीक। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना कविता का आंतरिक लय नहीं बन पाता। कविता की भाषा, बिंब, छंद ये सभी एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं कविता के बारे में सही हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? जिसमें चारों कथन राइट होंगे तो ऑप्शन नंबर ख राइट है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों कि भारत में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसकी कहानियां सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? अर्थात भारत में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसकी कहानियां सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं? यहाँ पे आप ग्रंथों को छोड़ दो, ठीक है, जो ग्रंथ है गीता और महाभारत इसको छोड़ दो, कादंबरी या पंचतंत्र इनमें से कोई एक हो सकता है। तो आपने अगर क्लास शायद छठी से 8वीं तक में अगर आप लाइब्रेरी जाते होंगे अपनी लाइब्रेरी में, तो आपको ना पंचतंत्र की जो कहानियां, जो किताबें वो ज़्यादा दी जाती होंगी, ठीक है। और यही सच्चाई है, ठीक है, कि पंचतंत्र की कहानियां ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कहानी का केंद्र बिंदु कौन होता है? यानी कि जो स्टोरी बताई जाती है, जो कहानी होती है, उसका केंद्र बिंदु कौन होता है? तो केंद्र बिंदु होता है कहानी को कहने वाला। और कहानी को कहने वाला कौन होता है? कथानक होता है, ठीक है। 26, कहानी का केंद्र बिंदु कौन होता है जिसे कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी माना जाता है? तो कहानी का केंद्र बिंदु कौन होता है? कथानक होता है। और कथानक को ही कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी माना जाता है बच्चों, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखोगे, केंद्र बिंदु और प्रारंभिक नक्शा। चलो क्वेश्चन नंबर 27, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा है? अर्थात सॉरी, जो नाटक हैं वो किस लिए सबसे जरूरी और सशक्त हैं? क्योंकि नाटक के माध्यम से संवाद बहुत अच्छा स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। 28, नाटक के प्रमुख तत्व के रूप में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखो, नाटक में समय के बंधन का बहुत महत्व होता है क्योंकि इसी के माध्यम से नाटक शुरू, मध्य और अंत तक पहुंचता है। नाटक में शब्द और संवाद होते हैं जिसके माध्यम से नाटक आगे बढ़ता है। नाटक में हर एक पात्र की चरित्र योजना और ध्वनि योजना होती है। तो ये तीसरा भी सही है। लेकिन कथानक का नाटक में कोई मैटर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसमें पात्र होते हैं और कहानी में एक ही कथानक होता है। तो इसीलिए तो आपका घा वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे अब बताया गया है नाटक के प्रमुख तत्व और यानी कि अंग जो है इसमें शामिल है। तो सबसे पहला है बच्चों कि इसमें समय का बंधन बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। शब्द हो गए, संवाद हो गए, ध्वनि योजना हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। द्वंद्व यानी कि प्रतिरोध यानी कि वाद विवाद और चरित्र योजना, ये भी सही है। भाषा जो है वो शिल्प और प्रकाश योजना होती है, ये भी सही है। तो यानी कि जिसमें हमारे 4 ऑप्शन मिलेंगे तो गा वाला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 30। 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, 2-3 मिनट में खत्म हो जाएंगे, ओके। एक अच्छे आलेख या फिर एक अच्छे फीचर लेखन की विशेषता नहीं है। तो देखो, जब भी आप कोई आलेख लिखते हो, कोई फीचर लिखते हो, तो सबसे पहले क्या होती है कि उसकी जो भाषा है वो कैसी हो? सरल हो, सरस हो, और आपका जो टॉपिक है फीचर का उसके भाव के अनुसार हो। साथ ही आपके लेख में नई जिज्ञासाएं जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी टॉपिक को बार बार लिखे जा रहे हो, ठीक है। एक फीचर जो है वो नवीन होना चाहिए, उसमें ताजगी होनी चाहिए। और एक फीचर में कभी भी एक बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। और यहाँ पे क्या कहा गया है? दोहराना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। अब ध्यान रखो, अगर पेपर में 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाए कि आलेख या फिर फीचर लेखन की विशेषता लिखिए 3 नंबर में, तो आप क्या करोगे? ये 3 पॉइंट लिख दोगे। और एक पता क्या करना कि किसी बात को बार बार यहाँ पे लिख देना, नहीं दोहराना चाहिए। तो आपके 4 पॉइंट मिल गए यहाँ से, ओके बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 में है कि संवाददाताओं की रुचि और उनके ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम का विभाजन किया जाता है। तो यह क्या कहलाता है? अर्थात मान लेते हैं ये एक न्यूज़ रूम है, ठीक है, न्यूज़ ऑफिस है। यहाँ पे ये एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा हम कह सकते हैं रूम है। अब यहाँ पर जो है कुछ संवाददाता हैं, 3 से 4 संवाददाता मान लेते हैं। इन संवाददाताओं की रुचि अलग है, किसी की खेल में है, ठीक है, किसी की उसमें मीडिया में है, सोशल मीडिया पे, किसी की जो है क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स में, किसी की इकोनॉमिकल में है।
तो इस प्रकार से उनकी जो विशेष रुचि है, विशेष जो ज्ञान है, इसको ध्यान में रख के उन्हें अलग विभाजन किया जाता है। तो इस विभाजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बीट बोलते हैं, ठीक है। और जिस जगह पे बैठ के ये बीट को कवर करते हैं उसको डेस्क बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ? चलिए 32, समाचार पत्रों में विशेष लेखन किसकी व्यवस्था होती है? अर्थात समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है? तो विशेष लेखन के लिए किसकी व्यवस्था होती है? बताया मैंने आपको, डेस्क की। और डेस्क पर काम करते व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मतलब क्या होता है? उसे बीट कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 33, हिंदी में जो नेट पत्रकारिता है ये किसके साथ आरंभ हुई थी? तो हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई थी? बताओ फटाफट से, कौन था? किसके साथ हुई थी? दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर या फिर वेब दुनिया? तो किसके साथ हुई थी? वेब दुनिया के साथ में। ऑप्शन आपका गा वाला राइट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 34 काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है ये प्रश्न। क्वेश्चन क्या है कि डैश नाम से प्रारंभ हुआ अखबार आज प्रिंट रूप में नहीं है, ये केवल केवल इंटरनेट पे उपलब्ध है। यानी कि एक ऐसा अखबार जिसकी शुरुआत हुई थी इस प्रकार से, जो कि प्रिंट था, लेकिन आज वो प्रिंट नहीं बल्कि इंटरनेट पे उपलब्ध है। तो उसका क्या नाम है? क्या नाम है उस अखबार का जो कि प्रिंट रूप में नहीं है, इंटरनेट पे उपलब्ध है? क्या नाम है बच्चों? प्रभात साक्षी का वाला ऑप्शन आपका राइट है। ओके, चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो वर्ड हैं वो मैंने लिए हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना। क्या कहा गया है? जब भी हम कुछ लेखन करते हैं, ठीक है, तो हम उसमें क्रमांक का, ठीक है, अधोच्छरित, किंतु, लेकिन, उपयुक्त, पूर्वोक्त, इन प्रकार के जो शब्द हैं इसका उपयोग नहीं करते हैं। यानी कि आपको बताना है ये एक ऐसा लेखन है जिसमें हम कभी भी क्रमांक का उपयोग नहीं करते हैं, कभी भी जो है वो हम किंतु का उपयोग नहीं करते हैं, कभी भी हम लेकिन का उपयोग नहीं करते हैं, उपयुक्त और पूर्वोक्त का उपयोग नहीं करते हैं। तो नाटक लेखन में ऐसा होता है, होता है। कविता लेखन में ऐसा होता है, होता है। कहानी लेखन में ऐसा होता है, होता है। लेकिन समाचार लेखन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इससे पढ़ने वाला जो पाठक है वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि समाचार में कुछ यहाँ पे लिखा है तो कुछ बात यहाँ पे लिखी है, कुछ बात यहाँ पे है तो कुछ बात यहाँ पे है, इस प्रकार से वो समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए तो ऑप्शन आपका घा वाला राइट है। ओके बच्चों, एक ट्विस्ट और है इस वीडियो का, और वो ये है कि आपके एग्जाम की तैयारी को और अच्छा बनाते हुए हमने आपके लिए जो है क्या बोलते हैं, इसी सीरीज में आपके लिए पार्ट 2 भी रेडी किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप सभी बच्चे पार्ट 2 की वीडियो बहुत जल्दी चाहते हो तो सारे के सारे बच्चों इस वीडियो के नीचे, पार्ट 1 की वीडियो के नीचे फटाफट से कमेंट कर दो, ताकि हम अगली वीडियो में और भी कुछ 25 से लेके 30 और भी जो क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करें। जितनी जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी आपके लिए वीडियोस अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आई होप अब आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो इस प्रकार से हमारी आज की ये वीडियो कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने आपकी अभिज्ञता माध्यम के कुछ 35+ MCQ डिस्कस कर लिए। अब आप सारे बच्चे बिल्कुल ईमानदारी से बताना, ठीक है, 35 में से 35 में से आपने कितने मार्क्स के सही आंसर दिए, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट में लिखो अपना स्कोर, क्या स्कोर रहा है आपका, ताकि मुझे भी पता चले। बाकी मिलते हैं आपसे की वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा सा वीडियो कीजिए पार्ट 2 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बट वेट अ मिनट, पार्ट 2 की वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे आई बटन में भी देख लेना बच्चों। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।